Everyone, good evening and welcome to this educational channel Education Top 10. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत बहुत वेलकम है एंड आई विश सब लोग अच्छे होंगे, राइट। एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, राइट। सो आपको पता है कि अभी मेरे यहाँ फैमिली फंक्शन चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियोस लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रही थी कंटिन्यूअसली। और जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है एमएससी बॉटनी 402 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट कोड रखा गया है स्पेशली, उसके मैंने बहुत सारे वीडियोस लेक्चर अपलोड कर दिए अपने इस चैनल पे। अगर आप विज़िट करते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मेरे देखते हैं तो ऑलरेडी लिंक्स पड़ी होंगी, आप वहाँ देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करने हैं और डीएनए होता क्या है बेसिकली। सो इस लेक्चर्स में समझने की ट्राई करते हैं। स्पेशली बात करें डीएनए की तो आपको पता है डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे क्या होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें 4 पेयर्स होते हैं, 4 बेस होते हैं। कौन कौन सा? एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडीजीसी होता है, ठीक है। इन पेयर्स के अकॉर्डिंग आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि आपका कैरेक्टर अपने मतलब मदर या फादर से, पेरेंट से कितना सिमिलर होता है, राइट। सो यहाँ पे आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्पेशली डेफिनेशन पढ़नी है। तो चलिए आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन को रीड करते हैं एंड राइट करते हैं। सो यहाँ पे अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रोसीड होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो आपके जो जीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनकी जेनेटिक्स सौंदर्य प्रसाधन को दिखाती है। यानी कि किसमें कितने पेरेंटियल फीचर्स आ रहे हैं बेबी में, उन सब चीज़ों को ये दिखाती है, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आया होगा कि डीएनए है क्या एक्चुअल में। तो डीएनए जो प्रोफाइलिंग होती है, डीएनए टेस्टिंग होता है, डीएनए की जो जांच होती है, एजेंसी होती है, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये डीएनए की ही थ्रू, मतलब कोई भी इंसान की पर्सनल अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, सो उसकी अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो, उसकी पहचान लेना, उसको आइडेंटिफाई करना है, देन आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर बहुत ही ईजिली लैंग्वेज में आपको समझने की ट्राई करना है तो मैं समझाती हूँ। अगर किसी ने कोई चोरी करी है, मान लीजिए, एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, जो थीफ्ट है, चोर है, लाइक उसने चोरी करी है, अब आपका सामान तो चोरी हो गया, अब आपको पता नहीं है कि 6-7 पर्सनस को खड़ा किया आपने जिसमें शक था ना, आपको ये लगा कि ये पर्सन इसने चोरी करी है, ठीक। अब आपने क्या किया, उन पर्सनस को खड़ा किया, उसमें से ऐसा किया कि आपको लगा कि चलो अब इनका डीएनए करवाते हैं, किस पर्सन ने उस चोरी वाले सामान पे। अगर किसी का हाथ टच होता है, चीज़ें जैसे आपका बाल है उससे भी आप डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है, नाखून है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होता है कि चोर की पहचान की जा सकती है। आप देखते हैं जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ होती हैं वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे अपराध जो होते हैं इन मामलों में जांच की जा सकती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आ चुका होगा, क्लियर आउट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे इसकी थ्योरी, इसके प्रिंसिपल को समझने की ट्राई करते हैं। बेसिकली डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है उसका थ्योरी क्या होता है। तो आप देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो भी असंख्य छोटे छोटे गैर कोडिंग अनुक्रम होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। मान लीजिए आपके जो 32 पेयर्स, 42 कितने होते हैं, तो जितने भी पेयर्स होते हैं आप उनको क्या करते हैं, कुछ हद तक वो सिमिलर होते हैं, लेकिन लास्ट वाला प्लेयर मिसमैच होता है। लास्ट वाला पेयर कैसा होता है, जैसे एडीजीसी, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ये चारों एक सिक्वेंशियल होते हैं। अगर इनमें से कोई डिफ्रेंशिएशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, देन आप पहचान कर पाते हैं कि ये बच्चा इन पेरेंट्स का नहीं है, या फिर इनसे अगर सिमिलर होता है देन आप तब भी पहचान जाते हैं कि ये बच्चा इन पेरेंट्स का है, ठीक है। सो आप ये जो कोडिंग होती है ना, इन कोडिंग के थ्रू आप बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये कभी कभी सीक्वेंस जो होते हैं वंशानुक्रम होते हैं, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं, जेनेटियल होते हैं, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स हैं कि कैसे आप पता करके फॉलो कर सकते हैं कि ये पर्सन डीएनए इसका मैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि डीएनए के जो आप कैसे पहचान सकते हैं कि यही पर्सन ऐसा है, इसी का डीएनए है। सो आप यहाँ पे अगर ब्लड के थ्रू भी पहचान सकते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू और स्पिटिंग के थ्रू, इसके अलावा मुख से लिया गया जो स्लाइवो होता है, स्पर्म होता है, या फिर कोई भी ऐसा पार्ट जो जिसमें मतलब बहुत सारे सिक्वेंसियल, जहाँ पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे डीएनए का जो बेस होता है, ठीक है, ये क्षारक क्या होते हैं कि ये अपनी पहचान बता देते हैं, इससे आपका डीएनए निष्कर्षण किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। कुछ चीज़ें अगर आपसे पूछता है कि डीएनए की आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो किसी व्यक्ति का डीएनए से मैच हो रहा है तो आप उसके स्पिट से, उसके स्पर्म से, या फिर उसका जो कलेक्शन ऑफ टिश्यू है उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सीड क्या होती है चलिए समझते हैं। यहाँ पे कोई भी सैंपल लेते हैं, डीएनए के लिए कोई सैंपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान का बाल वहाँ पे रह गया, किसी ने चोरी करी, ठीक है, उसका बाल कहीं फंस के टूट गया, या उसके हाथ के कुछ अंगुली छापन जिसको कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग, आप समझ रहे हैं ना, फिंगर क्या होता है, फिंगर का प्रिंट कहीं रह गया, या किसी ने जैसे किसी की सडन डेथ हो गई और वहाँ पे किसी ने टच कर दिया आके, ठीक है, अब आपको वहाँ पे डीएनए मैच करवाना है कि इस पर्सन को आखिर किसने मारा। तो आप तब पता कर पाते हैं जब वहाँ पे उसका हाथ अगर टच होता है ना, देन उस हाथ से मतलब वहाँ के फिंगरप्रिंट लेते हैं, वहाँ का निशान लेते हैं, उसको लेबोरेटरी के अंदर आप बहुत सारी जांच करने के बाद पता चलता है कि इसी पर्सन ने इसको मारा है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसीड के लिए पहले सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसको जांच करते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, देन आप यहाँ पे कलेक्शन प्रोसेस करने की, जो कलेक्शन को सैंपल को कलेक्ट करने की कुछ प्रोसीड होती है। चलिए पहली प्रोसेस क्या है कि डीएनए किसी भी शारीरिक नमूने तरल पदार्थ से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मुख स्मेयर, लार, आपका स्लाइवा हो गया, ब्लड हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, कैरियोनिक विल्ली हो गया, आपके स्किन हो गई, बाल हो गए, शरीर का कोई भी ऐसा फ्लूइड हो गया, तरल पदार्थ, हाँ, टिश्यू हो गए। तो बहुत सारे सैंपल्स ले सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पे डीएनए का कुछ कंक्लूजन भी दिया हुआ है कि पहले डीएनए को फाइंड करते हैं, फाइंड करने के लिए सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर जेनेटिक्स अनुप्रयोग को निष्पादित करने के लिए डीएनए की जो निष्कर्षण में बहुत महत्वपूर्ण जो प्रगति होती है उसमें से एक है डीएनए की अच्छी गुणवत्ता और मात्रा बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाती है, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट जो आपकी एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है उसका एप्लीकेशंस देखना है। डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होता है उस टेक्निक का यूज़ करके किसी भी व्यक्ति के प्राकृतिक व्यक्तित्व का, ये जो नेचुरल उसका बिहेवियर है, इसका पता लगाया जाता है, किसी का करैक्टरिस्टिक्स भी देखा जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ज़्यादा कोई बेहतर विकल्प ही नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, देन आप फिंगरप्रिंटिंग करवा के उसकी पहचान ईजिली ही कर पाते हैं। ओके, अगर कोई भी प्राणी जो अचानक एक्सीडेंट होने पे क्षतिग्रस्त हो गया है, ना घाव हो गए हैं, या फिर आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इससे पहचाना जा सकता है। और इसका जो यूज़ होता है बेसिकली जो मदर सेल होती है, मातृ कोशिका संदूषण का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो आपको इतने एप्लीकेशंस में पॉइंट को क्लियर आउट लिखना है। उसी यूनिट का एक पॉइंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो कि आपने पहले भी यूनिट, जो आपकी जो पहले की यूनिट थी, बेसिकली बात करूँ तो आपका इसके पहले जो सैम हुआ था थर्ड सैम में भी आपका डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी थी, जिसमें आपको पढ़ना था। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 2 या 2 से अधिक सोर्स जो होते हैं, 2 या 2 से अधिक डीएनए को संयोजित करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। किससे? 2 से अधिक। आप डीएनए का अगर सिंबल देखते हैं तो ऐसे होता है, इसका डायग्राम ऐसे बना सकते
है, क्योंकि उसमें एक पेयर्स होता है, एक सीक्वेंशियल होता है जो डीएनए जैसे बना होता है। इस प्रोसेस में अक्सर आप देखते हैं कि विभिन्न जो जीव होते हैं, क्या होती है, विभिन्न जीव को डीएनए से ऐड किया जाता है, जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। और यह प्रोसीड जो होती है कट करने और पुनः जोड़ने की क्षमता पर डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं उनको एक सीक्वेंस पे ऐसे लगे होते हैं जिसमें ATGC होता है, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन होता है। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आप इसको वन लाइनर एज अ वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर में आप लिख सकते हैं कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ओके, सो आपको इतना चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे डीएनए को जोड़ा जाता है और कट भी किया जाता है और पुनः ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, किस पर डिपेंडेंट होता है? ये पुनः जोड़ने की कैपेसिटी पे डिपेंड होता है। अब डीएनए अणु जो होते हैं उनको न्यूक्लियोटाइड बेस के विशिष्ट अनुक्रम होता है, उनके द्वारा पहचाना जाता है। इसी को आप प्रतिबंधन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबंधन साइट कहते हैं। ठीक है, इस मतलब लेख के माध्यम से डीएनए टेक्नोलॉजी जो जैव टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो क्या है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कैसे होता है, इसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को समझने की ट्राई करते हैं। आपको पता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है वो एक प्रोसीड होती है जिसके द्वारा जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, एक जीव के जीनोम को संदिग्ध करते हैं। क्या करते हैं? जीनोम को कलेक्ट करते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। किसका? डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और इस टेक्निक में क्या होता है, जो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं डीएनए और आरएनए, क्या होते हैं जेनेटिक्स मटेरियल? चलिए बताइए। तो डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए क्या होता है फ्रेंड्स? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये केमिकल रासायनिक परिवर्तन में उसे मेजबान यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराया जाता है। इससे क्या होता है कि इनके जो लक्षण होते हैं, इनके सिम्टम्स होते हैं, इनमें चेंजेस होती रहती है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और डीएनए का जो मॉडल होता है ना, उसको किसने दिया था? चलिए बता दीजिए, क्योंकि आप 8th से पढ़ते आ रहे हैं, आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि डीएनए का जो मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, दो साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, याद रखने हैं। जब ये जो जीन आप एंटर करवाते हैं डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपकी इच्छा अनुसार जीन ले सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि जो जीन होता है ना, कि जिनको आप आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली लेते हैं, वो जीन कैसे होता है? वो जीन आपकी इच्छा अनुसार होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेरी फैमिली फंक्शन मैक्सिमम 5 to 7 डेज से स्टार्ट है। मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा भी इस टाइम पे देखा जाए तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो आपकी भी इतनी जिम्मेदारी होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एटलीस्ट आप ले सकते हैं कि वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको MSc बॉटनी के लेक्चर्स की नीड है। सो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जीन जो होता है आप इच्छा अनुसार इंक्लूड करते हैं, ठीक है, उसको रिकम्बिनेंट जीन कहते हैं। और इस टेक्निक को ही, जो आप इच्छा अनुसार जीन को लेते हैं, उसके बाद उसका रिसर्च करते हैं एंड देन आप फाइंड करते हैं कि ये डीएनए किससे मैच हो रहा है, इसके पेरेंटियल फीचर कैसे हैं। सो आप वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू देख पाते हैं और इसी टेक्नोलॉजी को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके फॉर्मेशन की, इसके निर्माण की बात कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो निर्माण होता है, साल्मोनेला टाइफी जो होता है, साल्मोनेला टाइफी एक वायरस होता है, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड आपको फैलाता है। ठीक है, तो उसमें प्लाज्मिड में क्या होते हैं, प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इनक्रिप्शन, क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इनक्रिप्शन जीन के जुड़ने से हो सका था। ठीक है, अगर स्टेलन कोहेन जो थे और रॉबर्ट बॉयर, उन्होंने इसको 1972 में प्लाज्मिड से डीएनए के टुकड़े को काट दिया था। किससे? प्लाज्मिड से डीएनए के टुकड़े को काट दिया था 1972 में। ओके,
इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर रिस्ट्रक्शन एंजाइम, जिसे आणविक कैंची भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर जो सीजर होती है उसको रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स को कहते हैं। डीएनए को स्पेसिफिक जगह से काटने में जो कि मदद करता है, ठीक है। वो आप अपने सीजर्स, जो अपने इंस्ट्रूमेंट है, आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया होते हैं, जिससे वहीं पे ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके डैमेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो आप वहाँ पे लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डीएनए रिकॉम्बिनेंट